प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम लोग एमपीटेट वर्ग 2 की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस सेशन में हम लोग जो संख्याओं पर संक्रियाएं और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पर आधारित क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वह एमपीटेट वर्ग 2 2018 से लिए गए हैं। ऐसा मैंने इसीलिए किया है कि जो 2018 में क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी थी उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस होती जाए। और एक कारण और है कि जो पेपर बनाने वाला होता है वह ज़्यादातर जो ओल्ड पेपर होते हैं चाहे वह किसी भी राज्य के हों उनको ही फॉलो करता है। तो इसलिए मैंने 2018 की जो क्वेश्चंस थे उनके लिए इस सेशन में इंक्लूड किया है। एक बात मैं और आप सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि जो आपके अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और जो आपका टेट एग्ज़ाम है उन दोनों एग्ज़ामों में आपका ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि जब जो आपके अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आप लोग प्रश्न देखते हैं कि वह सिर्फ आपके ट्रिक पर आधारित होते हैं। यहाँ टेट एग्ज़ाम जो होता है वह आपका बेसिक्स और आपका जो ट्रिक है उस पर आधारित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि आगे जाके आपके लिए बनना है क्या, टीचर, ठीक, और बच्चों को शिक्षा देनी है तो आपका बेसिक्स का ज्ञान होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए बेसिक्स पर आधारित आपके लिए पेपर में बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और एक बात और है कि जैसे आपका संख्या पद्धति जो टॉपिक है, ठीक, वह अन्य जो टीचर्स हैं उन लोगों ने भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। लेकिन उसमें आप लोग एक बात देखना, वह आपका जो अन्य एग्ज़ाम है, ठीक, उनको दृष्टिगत रखते हुए पढ़ाया गया है। और मैं जो आपके लिए संख्या पद्धति जो आपका टॉपिक है वह आपका टेट एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ही आप लोग वीडियो स्किप करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सीखने के लिए ना मिले, लेकिन वीडियो के अंत अंत तक ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग छोड़ देते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें। ठीक, तो अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रश्न में लिखा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो हमें इसमें असत्य निकालना है। जो 4 विकल्प दिए गए उसमें से जो असत्य होगा वह हमारा उत्तर होगा। इसमें से फर्स्ट है आपका कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बी है आपका 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। सी है आपका यदि ए और बी का गुणनफल सम है तो ए और बी भी सम होंगे। डी है आपका वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम इसके चारों जो विकल्प दिए गए हैं उसको बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह आपकी होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, सो ऑन। और जो भाज्य संख्याएं होती हैं वह होती हैं 4, 6, 8, 9, 10, तो ऑन। एक तो एक ना ही अभाज्य संख्याओं में आ रहा है ना ही भाज्य संख्याओं में आ रहा है, इसलिए यह जो आपका ऑब्जेक्ट है वह आपका होगा सत्य। फिर बी पर चलते हैं। तो बी में हम लोग देखते हैं कि यदि हम लोग पूर्णांकों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें तो यहाँ पर यह 0 होता है और 0 के दाईं ओर आपके होते हैं कौन से, धनात्मक पूर्णांक। 0 के बाईं ओर आपके ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो यह आपके हुए पॉजिटिव इंटीजर और 0 के बाईं ओर आपके हुए नेगेटिव इंटीजर और 0 जो आपका है वह होता है कौन सा, न्यूट्रल इंटीजर अर्थात उदासीन। ठीक, तो यह बात भी आपकी सत्य है। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ ऑब्जेक्ट पर। तो फोर्थ ऑब्जेक्ट में हमारे लिए दिया गया है क्या कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग देखते हैं कि वर्गमूल 3
को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होने के बाद एक हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होती है। ठीक, तो इस कारण इसका जब रूट सॉल्व नहीं होगा तो यह आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ जो डी आपका विकल्प है वह भी आपका सत्य है। अब जो सी है, ठीक, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, बट इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह सत्य क्यों होगा। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि जब A क्रॉस B है, इसका यह आपका क्या प्राप्त हो रहा है, यह सम प्राप्त हो रहा है। अब अगर हम लोग A के स्थान पर एक संख्या लेते हैं ऑड अर्थात विषम और B के स्थान पर लेते हैं सम, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह आपकी आएगी सम। यदि हम लोग A का मान ले लेते हैं सम और B का मान ले लेते हैं विषम, तो भी हमारे लिए जो संख्या प्राप्त होगी वह सम ही प्राप्त होगी। अब अगर हम लोग दोनों संख्याएं ले लेते हैं सम, तो भी हमारे लिए प्राप्त होगा सम, अर्थात यह तीन अलग अलग संख्याएं लेने के बाद भी हमारे लिए यहाँ आंसर में सम संख्या प्राप्त हो रही है। तो यह जो यहाँ पर लिखा है सी में, यह हमेशा के लिए सत्य नहीं है। ठीक, एक बार ऐसा हो सकता है कि जब दोनों संख्याएं हम लोग इवन लेंगे अर्थात लेंगे सम, तो जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह भी सम प्राप्त होगा। ठीक, तो यह जो बात लिखी है वह हमेशा के लिए सत्य नहीं है। इस कारण इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह आपका सी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है कि अगर जो n एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या आप लोग जानते हैं, प्राकृत संख्या होती है 1 से स्टार्ट होकर आपकी इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक, तो n एक प्राकृत संख्या है तो अंडर रूट n होगी। ठीक, तो हमें यह बताना है कि यदि n प्राकृत संख्या है आपकी तो अंडर रूट n क्या होगा। तो इसमें लिखा है आपका कि इसमें लिखा है हमेशा आपकी कैसी संख्या होगी, प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। फिर दूसरा लिखा है कि हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तीसरा लिखा है हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। और चौथा है आपका या तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी या एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं कि इन संख्याओं में से हम लोग कोई कोई संख्या लेकर सॉल्व करके देखते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहां पर लिया वर्गमूल 4, तो जब इसका रूट सॉल्व होगा तो हमें प्राप्त होगा 2, जो कि एक प्राकृत संख्या होगी। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने लिया रूट 2, तो यह सॉल्व होने की यह आपका सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, तो यह आपकी हो जाएगी कौन सी, अपरिमेय संख्या। अगर हम लोग इसको ही देखें तो इसमें यह प्राकृत संख्या होने के साथ साथ यहाँ पर यह आपकी हो जाएगी परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन रूट 2 या रूट 3 या रूट 5 के केस में हमें हर बार क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो यहाँ पर हमें आंसर 2 प्राप्त हो रहा है, या तो यह प्राकृत संख्या प्राप्त होगी या अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इस कारण आपका जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है वह आपका सत्य होगा, अर्थात अगर n एक प्राकृत संख्या होगी है तो अंडर रूट n आपकी या तो एक प्राकृत संख्या प्राप्त होगी या एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में लिखा है कि निम्न में से कौन सा क्रम विनिमय नियम की व्याख्या करता है। नंबर ए 103 धन ब्रैकेट 25 ऋण 35 बराबर ब्रैकेट 125 या सॉरी 103 धन 25 ऋण 35। बी है आपका a प्लस बी बराबर b प्लस ए। सी है आपका 35 ऋण 22 बराबर 22 ऋण 35। और डी है a गुणा ब्रैकेट b धन c बराबर ab धन ac। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्रम विनिमय नियम
क्या होता है। वैसे तो थ्योरी वाली जो क्लासें हुई हैं वह आप लोगों ने देखी होंगी। तो जो क्रम विनिमय रूल होता है या बोल सकते हैं कि नियम होता है, वह कुछ इस प्रकार होता है कि यह सिर्फ योग और गुणा के लिए होता है। तो योग के लिए क्या होता है कि जैसे कोई संख्याएं, दो संख्याएं हम लोगों ने ली x और y, इनके x में y जोड़ा और y में हम लोग x जोड़ा, तो भी जो दोनों तरफ उत्तर प्राप्त होगा वह इक्वल होगा। इसी प्रकार दो संख्याएं जैसे p में हम लोगों ने गुणा किया किसका, q का, और यहाँ पर हम लोगों ने किया p का गुणा q में, तो दोनों से जो उत्तर प्राप्त होगा वह इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका क्रम विनिमय रूल होता है वह क्या होता है कि यदि हम लोग दो या दो से अधिक संख्याएं लें और उनका ऑर्डर चेंज करने के बाद या तो उनको जोड़ें या फिर उनका क्या करें, आपस में गुणा करें, तो जो हम लोगों के लिए उत्तर की प्राप्ति होगी वह आपस में उत्तर बराबर होंगे, अर्थात उत्तर पर क्रम विनिमय नियम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जैसे ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, यह आपका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक, सी भी आपका और डी दोनों, ये भी आपके क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इसमें आपका आंसर हो गया बी। यदि ए को बी में जोड़ा जाए, ठीक, और या बी को ए में जोड़ा जाए, तो आपका आंसर जो आएगा वह इक्वल होगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। ठीक, प्रश्न क्रमांक 4 है आपका कि संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ना है कि संख्याओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, हमें सत्य बताना है। सबसे जो फर्स्ट है वह है आपका दो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है। दूसरा है आपका प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है। तीसरा है एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। और चौथा है आपका तीन एक मात्र विषम अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जैसे इसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कि दो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। यहाँ पर क्या लिखा है आपका, यहाँ लिखा है विषम अभाज्य संख्या, और दो कैसी होती है, सम अभाज्य संख्या। ठीक, तो यहाँ पर ए आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, सत्य। दूसरा है प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है। घटक अर्थात इसमें लिखा है, घटक का अर्थ होता है गुणज। ठीक, सॉरी, घटक का अर्थ होता है गुणनखंड, गुणनखंड। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक संख्या एक का, यह बात लिखी है असत्य, क्योंकि यहां होना चाहिए था कि प्रत्येक संख्या का, एक जो होता है वह प्रत्येक संख्या का क्या होता है, वह होता है आपका घटक, ना कि प्रत्येक संख्या का एक घटक। ठीक, जैसे कि हम लोग यहाँ 4 के फैक्टर्स लिखेंगे। ठीक, तो 4 का हो जाएगा 1, 2 और 4, यहाँ पर 4 के 3 फैक्टर्स होंगे। तो एक हर संख्या का फैक्टर होता है, ना कि हर संख्या एक का फैक्टर होती है। फिर जो आपका फोर्थ ऑब्जेक्ट है वह तीन एक मात्र लिखा है विषम अभाज्य संख्या होती है। तीन आपकी एक मात्र नहीं, क्योंकि दो ही एक मात्र आपकी क्या होती है, सम अभाज्य संख्या। बाकी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह आपकी कैसी होती है, वह होती है आपकी विषम। ठीक, तो यहाँ पर ए बात भी आपकी असत्य होगी। तो यहाँ पर सत्य होगा कि दो एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक, आपकी जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनमें सिर्फ दो ही एकमात्र अभाज्य संख्या, सॉरी, सम अभाज्य संख्या होती है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। एक सत्य कथन निकालना है। तो फर्स्ट है आपका जोड़ व घटाव के तहत पूर्ण संख्याएं समृद्ध होती हैं। दूसरा है आपका शून्य को छोड़कर जोड़ घटाव गुणा एवं लिखा है कि विभाजन के तहत पूर्णांक समृद्ध होते हैं। तीसरा है कि शून्य को छोड़कर जोड़ घटाव गुणा एवं विभाजन के तहत परिमेय संख्या समृद्ध होती है। चौथा है आपका कि जोड़ घटाव गुणा एवं विभाजन के तहत पूर्णांक समृद्ध होते हैं।
तो अब आप लोगों के लिए इसमें से सत्य कथन छांटना है। तो हम लोग जानते हैं समृद्ध अर्थात होता है समवरक गुणधर्म। समृद्ध मीन्स समवरक गुणधर्म। अब मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी वाली जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कि समृद्ध क्या होता है। ठीक, तो समृद्ध होता है कि हम लोग एक संख्याओं का क्या लें, समुच्चय, इसमें से दो संख्याएं लें और उन पर एक संक्रिया लागू करें, और संक्रिया लागू होने के बाद जो हमें उत्तर की प्राप्ति हो वह भी इसी समुच्चय का अवयव ही हो, तो वह संख्याओं का जो हमारा सेट है, ठीक, वह समृद्ध होगा इस संक्रिया के लिए। ठीक, तो इसमें जोड़वा लिखा है कि घटाव। हम लोग जानते हैं कि जोड़ के लिए होता है और इसके लिए होता है गुणा के लिए पूर्ण संख्याएं आपकी समृद्ध होती हैं। ठीक, तो यह बात आपकी हो गई असत्य, क्योंकि यदि हम लोग इसमें से दो पूर्ण संख्याएं लें, सपोज हम लोगों ने लिया एक और दो, और एक में से दो हम लोग क्या करें, एक में से हम लोग दो घटाएं, तो हमारे लिए प्राप्त होगा -1, जो कि यह पूर्ण संख्या नहीं है। इस कारण पूर्ण संख्याएं घटाव के लिए समृद्ध नहीं होती हैं, इस कारण यह आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जो आपका सेकंड है, शून्य को छोड़कर जोड़ घटाव गुणा एवं विभाजन के तहत पूर्णांक समृद्ध होते हैं। हम लोग जानते हैं कि जोड़ के लिए पूर्णांक समृद्ध होते हैं, घटाव के लिए पूर्णांक समृद्ध होते हैं, गुणा के लिए भी पूर्णांक समृद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका भाग होता है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं विभाजन, इसके लिए पूर्णांक समृद्ध नहीं होते हैं, इस कारण यह भी आपका असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद आपका है विकल्प डी। विकल्प डी में भी वही है, जोड़ घटाव गुणा एवं विभाजन के तहत पूर्णांक समृद्ध होते हैं। ठीक, तो यहां पर शून्य को छोड़कर था, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यह संभव हमारे लिए, जैसे कि पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक में क्या होता है, यदि हम लोग 2 में 3 का भाग दें तो पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं, तो यह जो प्राप्त होगी संख्या, यह आपकी पूर्णांक नहीं होगी। इस कारण से यह आपका चाहे शून्य छोड़ दो, चाहे शून्य के लिए आप उसमें सेट में रखो, ठीक, दोनों के लिए यह आपके समृद्ध, जब भी भाग की प्रक्रिया के लिए समृद्ध बोलेंगे तो भाग की प्रक्रिया के लिए यह समृद्ध नहीं होगी। अब जो आपका विकल्प सी है, विकल्प सी को हम लोग देखते हैं, तो विकल्प सी में क्या है कि शून्य को छोड़ दिया, जोड़ घटाव गुणा एवं लिखा है कि क्या, जो विभाजन है उसके तहत परिमेय संख्या समृद्ध होती है। तो हम लोग जानते हैं, थ्योरी वाली क्लास में हम लोगों ने देखा है कि जो परिमेय संख्या होती है उसमें से यदि का जो सेट होता है उसमें से यदि हम लोग शून्य के लिए छोड़ दें, तो जो चारों आपकी संक्रियाएं होगी उनके लिए यह समृद्ध होगा। तो हमारा जो सत्य है वह आपका सी होगा, क्योंकि जैसे जब भी हम भाग देंगे तो जीरो को तो हमने छोड़ दिया है, तो यहाँ भाग में जीरो आपका, जैसे हम सोचते हैं कि एक में जीरो का भाग दें तो यह आपका संभव नहीं हो पाता, लेकिन हमने यहाँ जीरो को छोड़ दिया है, तो इस कारण से अब जीरो हमारे लिए लेना ही नहीं। ठीक, तो अब बाकी की जो भी संख्याएं होंगी हम एक दूसरे में भाग देंगे, तो हमारे लिए कुछ ऐसी संख्याएं प्राप्त होगी जो कि आपकी पहले से ही रेशनल होगी, अर्थात क्या होगी, परिमेय होगी। इस कारण यह जो आपका विकल्प सी है वह सत्य हो जाएगा। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो आंसर होगा वह आपका ऑब्जेक्ट सी होगा। अब प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 जो है वह आपका एमपीटेट 2018 से जो पेपर हुआ था उससे लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम के रूप में एक पूर्ण संख्या देगा, अर्थात जो यह 4 आपके लिए दिए गए हैं इनके लिए सॉल्व हमारे लिए करना है और संख्या देखना है कि जिसमें भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी वह हमारा आंसर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं फर्स्ट। ठीक, तो फर्स्ट को जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो फर्स्ट है आपका 6 - 2। ठीक, तो हमारे लिए प्राप्त होगा 4, जो कि एक होल नंबर प्राप्त होगी, अर्थात पूर्ण संख्या है। फिर हम लोगों ने लिया दूसरा
ठीक, दूसरा है 6/5। अब 6 में 5 का भाग जाना है ही नहीं, तो यह आपका प्राप्त होगा परिमेय संख्या, अर्थात पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। फिर तीसरा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो तीसरा है 0 गुणा 3। अब 0 का जब 3 में होगा गुणा तो हमारे लिए प्राप्त होगा 0, जो कि एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक, फिर चौथा हम लोगों ने सॉल्व करके देखा तो यह हुआ 7 ऋण 9। ठीक, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 2, जो कि एक पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक, तो हमें ऐसे दो केस मिले, एक फर्स्ट और एक आपका ये हो गया थर्ड। दो केस में हमारे लिए पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक, तो यहाँ जो आपके चार ऑब्जेक्ट है उसमें से जो आपका फर्स्ट है उसमें लिखा है सभी 1 2 3 4। ठीक, यह आपका नहीं होगा। इसमें 1 और 4 ये भी आपका नहीं होगा, और सी जो है वह भी आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है सिर्फ एक, आपका दिया है केवल एक, और यहाँ हमारे आ रहे हैं दो, जो कि 1 और 3 है, अर्थात जो आपका डी है वह आपका सत्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। तो अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 में कि 6 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। यह भी हमने 2018 के पेपर से लिया है। 6 से विभाजित होने वाली संख्या हमें इनमें से छांटना है कि कौन सी संख्या में 6 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि जब हमने विभाज्यता के जो रूल्स थे उनमें देखा था कि 6 की विभाज्यता की शर्त क्या है। तो 6 की विभाज्यता की शर्त होती है कि जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो हमें 2 और 3 का बारी बारी से भाग देकर देखना है। ठीक, जिस संख्या में 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा वह संख्या आपकी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 2 से जो है, तो 2 में क्या होता है कि जो संख्या का अंतिम अंक होता है यदि उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो वह संख्या भी 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। और 3 की विभाज्यता क्या होती है? 3 की विभाज्यता होती है कि पूरे जो भी संख्या है उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमारे लिए दिया गया है क्या कि 2281। यह एक संख्या कैसी है? यह संख्या दी गई हमारे लिए विषम, अर्थात इसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक में 2 का भाग नहीं जा रहा है। ठीक, यहाँ पर 1 होने के कारण इसमें आपका 2 का भाग नहीं जा रहा है, इस कारण यह आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब आपके पास है 2100, ये लिखा है 48, 2186, 2108, इन सब में आपका 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो संभवतः इन्हीं में से आपका आंसर होगा। ठीक, तो 2 से तो यह तीनों संख्याएं आपकी कैसी हो रही हैं? यह तीनों संख्याएं आपकी 2 से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। अब हमें सिर्फ 3 का रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये 2100 जो 48 है उसके अंक जोड़ेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 2 हो गया 15। ठीक, तो इसमें हमारा 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक, जब हमने इनके अंकों को जोड़ा तो 15 आया, 15 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी आपका 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा और 2 का आपका भाग जा ही रहा था, यानी कि इस प्रश्न का आंसर आपका 2148 हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बाकी के जो शेष ऑब्जेक्ट हैं उनको जोड़ कर देखें तो ये हो जाएगा 6 और 8 14 और 1 15 और 2 17। ठीक, तो 17 में आपका 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, तो यह विकल्प आपका नहीं होगा। और 2108 में 8 और 1 9 और 2 11, यानी 11 में भी आपका 3 का भाग जब हम लोग देंगे तो यह पूरा पूरा नहीं जाएगा, इस कारण यह जो आपका डी ऑब्जेक्ट है यह भी आपका आंसर नहीं होगा, तो हमारा आंसर होगा बी। अब हम लोग प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में हम लोगों के लिए दिया गया है कि विभाजनीयता जांच का उपयोग करके हमारे लिए क्या करना है कि निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है, यह हमें छांटना है। यह भी हमने 2018 के पेपर से लिया है। तो क्या करना है कि 8 से विभाजित है यह संख्या हमें देखना है। ठीक, तो विभाजनीयता जांच का प्रयोग करना है। तो पहली संख्या है आपकी 68,324, दूसरी 98,780, तीसरी है 74,612, चौथी है आपकी 37,136। तो सिंपल सा काम करना है कि 8 के विभाज्यता की शर्त क्या होती है कि अंतिम तीन अंकों में यदि या अंकों से जो संख्या बनेगी उसमें 8 का भाग जाएगा
तो पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ हम लोग इसके 68,324 में से सिर्फ 324 में 8 का भाग देकर देखते हैं। तो 324 में जब हमने 8 का भाग दिया तो ये हो गया आपका, या ऐसा करके देख लेते हैं कि जैसे 324 में हम 8 का भाग दे रहे हैं, 324 में 8 का भाग दिया, ये हो गया 8 चौके 32, ठीक, और यहाँ पर ये बचा 4। अब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, ठीक। 780 में हम लोग 8 का भाग देकर देखेंगे, तो जब 780 में भाग दिया तो ये 72 हुआ, और यहाँ बचे 6, 60 हो गया, 7 बार गया तो 56 हुआ। शेषफल हमारे लिए प्राप्त हो रहा है 4, अर्थात ये संख्या भी आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ 74,612 में हम 612 में 8 का भाग देकर देखते हैं, ठीक, तो ये हो गया 56, यहाँ बचा आपका 5 हो गया 52, ठीक। अब इसके बाद ये 6 बार और गया, हो गया 48, शेषफल बचा 4, अर्थात इसमें भी 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। अब 37,136 में से हम 136 में 8 का भाग देकर देखते हैं, तो ये हो गया 8 एकम 8, ठीक, बचा हमारे पास 5, हो गया 6, 7 बार और जाएगा, ये 56 हो जाएगा, अर्थात यह जो संख्या है 37,136, इसमें 8 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात यह संख्या हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपका आंसर हो गया विकल्प डी। अब प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में हमारे लिए दिया गया है कि 99,999 की कौन सी संख्या निकालना है, हमारे लिए निकालना है परिवर्ती संख्या क्या है। तो यहाँ दो संख्याएं होती हैं, एक होती है पूर्ववर्ती संख्या और दूसरी होती है परिवर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, अर्थात जो संख्या दी गई है उसके जस्ट पूर्व में जो संख्या है, जैसे 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 9, ठीक, 10 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 9, और जो यहाँ ये जो संख्या होती है परिवर्ती, वह जस्ट बाद वाली जो संख्या होती है वह आपकी परिवर्ती संख्या होती है। अर्थात जैसे हम लोग बोले कि 10 की जो क्या बोलते परिवर्ती संख्या है वह क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगी 11, ठीक। तो ये जो आपकी है यह पूर्ववर्ती संख्या हुई, और जो 11 है वह आपकी हुई परिवर्ती संख्या। तो हमें प्रश्न में निकालना है कौन सी संख्या, हमें प्रश्न में निकालना है परिवर्ती संख्या। यह आपका एमपीटेट 2018 के पेपर से लिया गया प्रश्न है। तो यह 99,999 की परिवर्ती संख्या क्या होगी, तो वह होगी 1,00,000, क्योंकि जैसे ही हम लोग 99,900 ये हो गया 99 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे, जब हमें परिवर्ती संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम 1 जोड़ते हैं, और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी होती है तो 1 हम लोग क्या करते घटाते हैं। तो हमें यहाँ निकालना था परिवर्ती संख्या, और संख्या दी थी 99,999, तो उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 0, यहाँ 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यहाँ 0, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 10। तो ये हो गया आपका 1,00,000। तो इसमें देखना है 5 शून्य, 5 शून्य इसमें है, अर्थात आपका जो विकल्प बी है वह आपकी 99,999 की परिवर्ती संख्या हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में हमारे लिए लिखा है ब्रैकेट -123 और फिर है +132। इसको हमें सॉल्व करना है, यह भी आपका एमपीटेट 2018 से लिया गया प्रश्न है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें है आपका -123 और +132, ठीक। तो हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही हम लोग 132 में से इसको कुछ हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि 132 में से 123 हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक। तो 12 में से जब हमारा 3 जाएगा तो हमें प्राप्त होगा 9, और यहाँ 2 में से 2 जाएगा 0, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा तो 0। तो हमारे लिए आंसर प्राप्त होगा 9, और वो भी कैसा, वो प्राप्त होगा हमारे लिए पॉजिटिव, अर्थात जो आपका विकल्प डी है वह आंसर हो जाएगा, ना कि विकल्प बी। अब प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में हमारे लिए दिया गया है कि 10,999 और 11,052 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो दोनों के बीच हमें पूर्ण संख्याएं ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ दो संख्याओं के बीच में आपकी कोई भी संख्या नहीं होती है, अर्थात रेगुलर यही संख्याएं होती हैं, अर्थात दो संख्याओं के बीच में केवल एक का अंतर होता है। अब हमें जब इन दोनों संख्याओं के बीच की जो पूर्ण संख्याएं हैं वह हमारे लिए ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या जो है हमारे लिए 11,052 में से हम लोग 10,999
क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारे लिए जो बीच की शेष संख्या है वह प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हम लोग 12 में से 9 जाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, फिर यहाँ हो जाएगा 14 में से 9 जाएंगे तो प्राप्त होगा 5, फिर यहाँ 10 में से 10 जाएगा तो शून्य, यहाँ भी शून्य और यहाँ भी शून्य ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर जो है वह आ जाएगा 53।